तो हाँ भाई, सारे ने प्यार भाई, राम राम। आज चलते अपन नेक्स्ट टॉपिक में। अगले टॉपिक में कौन सा है? राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या पढ़ना आज? कि प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था। मतलब पहले जब प्रागैतिहासिक काल शुरू हुआ तब संपूर्ण जो विश्व था एक पूरा एक पिंड के रूप में था। कैसे? कि मानो सर ये इस तरह से एक पिंड के रूप में संपूर्ण विश्व था, जिसे पेंजिया कहा गया। इसको नाम क्या दिया गया? कैसे इसका नाम दे दिया? पेंजिया। ठीक है। अब जो इसके चारों ओर जो सागर था, मतलब अपनी टोटल पृथ्वी अपने इतनी है, इसके चारों ओर जो ये सागर है, इसको क्या नाम दिया गया? सर इसको कह दिया पैंथालासा। अब देखो याद कैसे करना है। ये जो पिंड है ये तो छोटा, तो इसका नाम कैसा होगा? छोटा पेंजिया। तीन एक से का नाम है, केवल क्या नाम है? पेंजिया। और ये क्या है? महासागर। ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? पैंथालासा। पैंथालासा। जिसका साइज बड़ा उसका नाम भी बड़ा, ऐसे याद रखना। नॉर्मल छोटा नाम, छोटी जगह छोटा नाम पेंजिया, और बड़ी जगह के लिए पैंथालासा। चलो सर, पेंजिया पैंथालासा अपने याद हो गया। ठीक है। अब इसके क्या, ये बीच में क्या दो भाग थे इसके। यहां पर था एक सागर, इसके बीच में भी सागर था। एक तो भाग उत्तर का, नॉर्थ का, एक हो गया साउथ का। ठीक है सर, आगे चलते हैं। पेंजिया के दो भाग थे, दो भाग बड़े कर दिए, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक का नाम था अंगारलैंड और एक का नाम था गोंडवाना। सर इसको कैसे याद करें? अभी करवा देते हैं। अंगारलैंड, अब आपको पता है जैसे ज्वालामुखी फटता है, ये ज्वालामुखी फटता है तो यहां से क्या निकलेगा? अंगार। अंगार निकलेगा। अंगार निकलेगा कहां पर जाएगा? कि सर ज्वालामुखी जब फटेगा तो अंगार जाएगा ऊपर, ऊपर की तरफ। तो अपने ऊपर की तरफ जो ये नॉर्थ वाली साइड जो है ना, इसको कर दो अपने अंगारलैंड। ये लो सर, अंगारलैंड अपने क्या, तो बचा क्या? बचा है गोंडवाना, जिसको अपने को नीचे बैठा दो। अंगारलैंड अपने को याद हो गया, गोंडवाना अपने को याद हो गया। ठीक है। तथा मध्य में एक सागर था। अब इस सागर था, इस सागर को भी कोई नाम देना पड़ेगा। इस सागर को नाम क्या दे दिया? टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। राजस्थान गोंडवाना और टेथिस सागर के अवशेष, राजस्थान में गोंडवाना और टेथिस सागर के अवशेष मिलते हैं। अब सर इसके कैसे अवशेष मिले? कि एक बात ध्यान रखो अपने, कि विश्व में अपना राजस्थान जो अपने टोटली जो अंगारलैंड और गोंडवाना है, उसका बीच का सेंटर पॉइंट कौन सा है? अपना ये हिमालय पर्वत जो है ना, वहां पर अपने इसका गोंडवाना और इसका टेथिस सागर का, गोंडवाना और अंगारलैंड का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि टेथिस सागर में जब ये अपने भूसंनति हुई तभी अपने किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो हम एक काल्पनिक रेखा बना सकते हैं कि भाई हिमालय जो रेखा है वहां पर क्या है? इसका सेंटर पॉइंट है। ये हिमालय रेखा हो गई, यहां पर इसका क्या है? सेंटर पॉइंट है। हिमालय के जो उत्तर में है वो तो हो गया अंगारलैंड का भाग, और जो हिमालय के दक्षिण में है वो हो गया गोंडवाना का भाग, गोंडवाना। अब आप सबको पता है कि अपना राजस्थान जो है, या जो भारत का हिस्सा है लगभग अधिकांश वो हिमालय के दक्षिण में आता है। तो अपने भारत में और राजस्थान में कौन सा हिस्सा हो गया? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। ठीक है सर, क्या कह रहा है? राजस्थान गोंडवाना और टेथिस सागर के अवशेष मिले हैं। ठीक, अब सर गोंडवाना लैंड तो समझ गए, ये टेथिस सागर के अवशेष कैसे मिले अभी बताते हैं। जो ये सागर था इसमें हुई भूसंनति। अब सागर आप सभी को पता है खारे होता है, सागर कोई सा भी लो, सागर होगा खारा। अब इसमें हुई भूसंनति, भूसंनति हुई तो यहां से भी बल लगा और यहां से भी बल लगा। दोनों में से जब प्रेशर लगा तो बीच का जो माल मटेरियल था, जो बीच का जो मलबा था, वो क्या ऊपर खड़ा हो गया। ऊपर खड़ा हुआ तो क्या बन गया? अपना हिमालय। और जो टेथिस सागर था, इसकी जो नीचे की जमीन थी वो क्या थी? खारी थी। क्यों? क्योंकि समुद्र तल हमेशा खारा होता है, और इस खारेपन के कारण अपने राजस्थान में क्या बना? इधर पूरा का पूरा ये मरुस्थल एरिया बन गया, मरुस्थल एरिया बन गया। प्लस ये खारा है तो यहां पर क्या पाई जाती है? खारे पानी की झीलें। और ये खारे पानी की झीलें ही हमें प्रमाण देती है कि यहां पर पहले किसी जमाने में समुद्र हुआ करता था, और उसी समुद्र को पहले क्या नाम दिया गया था? टेथिस सागर। और इसी कारण हमारे राजस्थान में जो है टेथिस सागर के अवशेष मिलते हैं। ठीक है सर, अब आगे चलो। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्र ने अपनी पुस्तक राजस्थान के भूगोल में 7 भागों बांटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से भाग अभी देख लेते हैं।
राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में विश्व मिश्रण बांटा। कौन सा प्रदेश है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये सर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अभी देख लेते कौन सा है। ये तो हो गया पश्चिमी शुष्क प्रदेश, क्या कहते हो 1 नंबर। उसके बाद कौन सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश, इसी के आधा कर लो। ये कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क प्रदेश। 30 नंबर क्या है? नहरी प्रदेश, ये हो गया ऊपर का नहरी प्रदेश, इसको 3 नंबर दे दो। 4 नंबर कौन सा? अरावली प्रदेश, ये आगे सर अरावली, 4 नंबर इसको दे दो। 5 नंबर कौन सा? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, 5 नंबर इसको दे दो, ये लो सर। 6 नंबर क्या है? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, ये लो सर, 6 नंबर इसको दे दो। 7 नंबर कौन सा है? चंबल बीहड़ प्रदेश, इसको 7 नंबर दे दो, ये लो सर, 7 नंबर अपना काम हो गया। वीसी मिश्रा ने कहा, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब आगे हरिमोहन सक्सेना साहब, इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान के भूगोल में राजस्थान को 4 भागों में बांटा। सर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा और हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में बांटा, इसको सर कैसे याद रखें? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। देखो यहां पर कौन है? वीसी मिश्रा, छोटे छोटे अक्षर है, छोटे छोटे अक्षर, वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा, छोटे छोटे अक्षर है। अब छोटे अक्षर छोटे हैं, नाम छोटे लेकिन दर्शन बड़े हैं इनके, नाम छोटे लेकिन दर्शन बड़े, इसलिए इन्होंने, इनका नाम छोटा है लेकिन इन्होंने विभाजन कितने कर दिए? 7 कर दिए। कितने विभाजन कर दिए? 7। और वहीं आज जो अपने हरिमोहन सक्सेना साहब, इतना बड़ा नाम है हरिमोहन सक्सेना, इनका नाम बड़ा है लेकिन इन्होंने विभाजन कितने किए? नाम बड़े और दर्शन छोटे। विभाजन कितने कर दिए इन्होंने? मात्र 4। इन्होंने कहा भैया मैं तो 4 विभागों में बांटूंगा टोटली राजस्थान को, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी का हाड़ौती का प्रदेश। ठीक है सर, ये अपने को हो गया याद कि भाई हरिमोहन सक्सेना को कैसे याद करना है और वीसी मिश्रा को कैसे याद करना है। ठीक है सर, इन्होंने 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये जो कंप्लीट हमने पश्चिम मध्य वाला भाग हमने देखा, ये वाला, इसको मिटा देता था। ये वाला क्या होगा? 1 नंबर अपने। दूसरा क्या? अरावली मध्य प्रदेश, ये हो गया अपना 2 नंबर। 3 नंबर कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये हो गया 3 नंबर अपना। ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का प्रदेश, 4 नंबर। ये टोटल अपने 3 नंबर हो जाएगा पूरा। ये लो सर, हरिमोहन सक्सेना को भी बांट दिया। ठीक है, अब क्या आता है? सबसे प्राचीन से सबसे नवीनतम। सबसे प्राचीनतम कौन सा इसमें? याद, एक तो क्या पश्चिम शुष्क प्रदेश, दूसरा हो गया अरावली, तीसरा हो गया मैदानी प्रदेश, चौथा हो गया हाड़ौती प्रदेश। इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन अगर आपको पूछे तो क्या बताना आपको? अरावली हाड़ौती प्रदेश। क्यों? क्योंकि सर इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से भी पहले हुई है। कब हुई है? प्री कैम्ब्रियन युग में। इसका क्षेत्रफल कितना है? सर मात्र 9%। और जनसंख्या कैसे आती है? सर 10%। ये लो सर, क्षेत्रफल 9% है और जनसंख्या 1% और बढ़ा दो, 10% अपनी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है सर, उसके बाद जो दक्षिणी पूर्वी का हाड़ौती प्रदेश, ये वाला जो हाड़ौती प्रदेश है, 2nd नंबर ये बना। पहले बना अरावली हाड़ौती प्रदेश, फिर 2nd नंबर क्या बना? दक्षिणी पूर्वी का हाड़ौती का प्रदेश। किस काल में सर? क्रिटिशियस काल में। अब देखो हाड़ौती का पड़ा बना कैसे? ये बना अपने ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से। अब जो ज्वालामुखी उद्गार की जो प्रक्रिया है वो बड़ी क्रिटिकल प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। ऐसे वैसे तो ये प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा मतलब ताप लगता है, प्रेशर लगता है, बहुत कह सकते हैं कि आंतरिक क्रिया होती है, उनके कारण ये ज्वालामुखी निकलता है। ठीक है सर, ये हो गया अपना, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किस काल में बना? अपना क्रिटिशियस काल में। इसमें सर क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको क्या बताना है? 6.89%। अगर जनसंख्या पूछ ले तो कितने बताने आपको? 11% इसको जनसंख्या बतानी है। ठीक है सर, फिर आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये वाला सर आ गया, किससे बना है? सर ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, जो नदियां जरूर मिट्टी लगती है, उससे बना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है सर, कौन से काल में? सर प्लीस्टोसीन प्रारंभिक काल में। प्लीस्टोसीन जब प्रारंभ हो रहा था, जब नदियां, जब हिमालय उत्थान बंद हुआ और जब नदियों अपना अवसाद लाने शुरू किए, तब इस समय पूर्वी मध्य प्रदेश का निर्माण शुरू हुआ। इसमें सर क्षेत्रफल कितना है? सर क्षेत्रफल मात्र 23%। लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39% जनसंख्या इसमें निवास करती है। क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या कितनी है? 39%। ठीक है सर, अगला कौन सा है? सर मरुस्थलीय प्रदेश।
किस काल में हुआ? सर ये भी प्लीस्टोसीन है, लेकिन ये प्लीस्टोसीन उत्तर काल है। प्लीस्टोसीन जब खत्म हो रहा था उसके लास्ट काल में मरुस्थल क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है सर, इसकी क्षेत्रफल कौन सा है? मात्र 61.11%। ये मात्र है, मात्र नहीं, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 61.11%। लेकिन खास बात यह है कि इसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। मरुस्थल होने के बावजूद भी इसमें सर्वाधिक जनसंख्या 40% राजस्थान की जनसंख्या इसमें पाई जाती है। और विश्व का सबसे सघनतम बसा मरुस्थल पूछ ले आपको तो क्या बोला आपने? थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब चलते हैं आगे। अब क्या पढ़ना है अपने को? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। अपने वो 4 पढ़ लेते हैं। कौन कौन से पढ़े थे? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, सेकंड नंबर अरावली प्रदेश, 3 नंबर पूर्वी मध्य प्रदेश, चौथा अपने हड़ौती का प्रदेश। उसके अंदर अपने पहले क्या पढ़ना है? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में क्या है कि इसको थार मरुस्थल भी कहते हैं, और इस नाम जानते हैं, इसको थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, जो अपने भारत और पाकिस्तान दो में फैला हुआ है। ठीक है सर, भारत में सर कहाँ फैला हुआ है? भारत में देखो तो ये पंजाब में, हरियाणा में ऊपर, और एक आता था नीचे गुजरात में, और मेनली राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है सर, संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में है। जो थार मरुस्थल है संपूर्ण भारत का, उसका 62% अकेले राजस्थान डिजर्व करता है, राजस्थान अपने पास रखता है। ठीक है सर, राजस्थान में मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं। गंगानगर हो गया, ऊपर गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद नीचे जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन और जालौर। अब एक रफली चित्र बना के आपको बताऊं तो ये आप टोटली इस साइड में जितने भी जिले आते हैं, ये आ गया अपना पश्चिमी मरुस्थल। वो सारे अपने मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हो जाएंगे, जिनमें लगभग सभी आते हैं। उसके बाद अरावली के पश्चिमी जिले कितने हैं? यहाँ पर अपने कितने बटे? देखो, गंगानगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये अपने बटे। अब अरावली के पश्चिम में जिले कितने हैं? 17 जिले हैं। सिरोही अरावली के पश्चिम में है, लेकिन मरुस्थल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिरोही में पहाड़ियां है, अरावली निकलती उसमें पहाड़ियां। अरावली का मेन विस्तार कहां पर है? उदयपुर और सिरोही के पास से शुरू होता है। और सिरोही अरावली के पश्चिम में है, लेकिन मरुस्थलीय भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में थार का मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है सर, इसका सामान्य ढाल कैसा है? भाई नदियां कहां से कहां की ओर जाएगी? मेन ये बात है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब आप देखते हो कि अपने इधर से गगन नदी आती है, गगन नदी भी इधर आती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और अपने यहाँ से लूणी नदी निकलती है, वो भी ऐसे निकलती है, ऐसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसका ढाल कैसा हुआ? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इस तरफ। ठीक है सर, आगे चलते हैं। उत्तरी भाग में ऊंचाई 300 मीटर है। यहाँ की जो ऊंचाई है, लगभग औसतन ऊंचाई यहाँ की जो है 300 मीटर है। ठीक है सर, उसके बाद और इसके दक्षिणी भाग की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग है 150 मीटर। मतलब ये वाला जो भाग है वो समुद्र तल के ज्यादा नजदीक है, ऊंचाई के मामले में ज्यादा नजदीक है। कितने मीटर है ये? 150 मीटर। ठीक है सर, पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड राजस्थान के थार मरुस्थल में गिरे हैं भैया। ये बात याद रखना कि पिछले 1 दशक में, यानी कि पिछले 10 सालों में सर्वाधिक उल्कापिंड जो है वो राजस्थान के थार मरुस्थल में गिरे हैं। ठीक है सर, यह कौन? थार मरुस्थल ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए सर, इसमें देखते हैं कि ये मैंने बना दिया आपका अफ्रीका, ये प्रायद्वीप, ये भारत हो गया, और ये आगे चला गया एशिया। ठीक है सर, यहां पर ये बड़ा सारा मरुस्थल है। इस मरुस्थल का जो ये पूर्वी भाग है, अपना जो थार का मरुस्थल है, ये इस ग्रेट पोलियो अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है सर, यहाँ पर औषधि चट्टानें पाई जाती है, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम पाया जाता है।
औषधि चट्टान कैसे? वे चट्टानें जिन्हें परत पाई जाती हो, परत दर परत उनका निर्माण हुआ। जैसे पहले कोई अपने आग्नेय चट्टान थी, मतलब इग्निशियस रॉक थी, प्राथमिक चट्टान थी, उसका अपक्षय और अपघटन हुआ, अपक्षय अपघटन हुआ, उसके बाद वो कहीं और जगह स्थानांतरित हुई, वहां पे परत दर परत चट्टानों का निर्माण हुआ, उससे जो चट्टानें बनती है उसको क्या कहते हैं? औषधि चट्टानें। और इन्हीं औषधि चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जीवाश्म होते हैं। मान लो कोई जीव जंतु था या पेड़ पौधा था, उसके ऊपर ये जो अपने अपघटन अवसाद आया था वो उसके ऊपर जमा हो गया, तो वो जीवाश्म जो है, चाहे वो पेड़ पौधे होते हैं, वो जीव जीव जंतु हो, वो सारे किसमें बदल देंगे? या तो पेट्रोलियम या कोयले में। ठीक है सर। यहाँ सर्वाधिक दैनिक तापांतर। अब से दैनिक तापांतर क्या है? दैनिक तापांतर का अर्थ है कि जहां पर दैनिक तापमान यानी कि दिन में तो भयंकर गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ी क्योंकि रेत ही रहता है, तो गर्मी ज्यादा ऑब्जर्व करेगी, ज्यादा गर्म होगी, दिन में तो बड़ी भयंकर गर्मी। और जैसे ही रात हुई, यहाँ पर माहौल कैसा हो गया? ठंडा माहौल हो गया। मतलब दिन में टेम्परेचर जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, और रात में कितना आ जा रहा है? 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री या कभी भी 22 डिग्री भी चला जाता है। मतलब इतना अंतर आ तापमान में, दिन में तो 50 डिग्री जा रहा है और रात में कितना आ रहा है? 20 डिग्री, 22 डिग्री या 25 डिग्री। इसे कहते हैं दैनिक तापांतर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। रेगिस्तान का आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण है। अब रेगिस्तान जो ये रेगिस्तान यहाँ पर है, यहां से ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। ठीक है सर। इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। अब एक बात मेरी याद रखो सर, ये नाचना गांव कैसे याद रखें? अभी याद करते, कोई दिक्कत नहीं है। नाचना गांव प्रसिद्ध है क्यों? आपने कभी देखा होगा कि जब बारात निकलती है तो लोग उसमें आगे कैसे बढ़ते हैं? नाचते नाचते, डीजे पर नाचते नाचते आगे बढ़ते हैं। वैसे अपने याद रखना है, नॉर्मल सी बात है। नाचना गांव, अपने रेगिस्तान को आगे बढ़ाना है, रेगिस्तान की बारात को अपने को आगे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे सर? नाचते नाचते हम तो आगे बढ़ाएंगे, डीजे बाज रही है और आप नाचता नाचता आगे बढ़ जाओ सर। ठीक है सर। चलो अब आज 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को समान भागों में विभाजित करती है। कैसे सर? कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से निकलती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहाँ से निकलती है, पश्चिम की तरफ मरुस्थल, वो पूरी भाग, पश्चिमी जो भाग है वो तो मरुस्थल जो पश्चिम की तरफ सीमा बनाता है, और उसके बाद जो पूरी भाग है इसमें क्या अरावली जो है इसकी सीमा बनाता है। अरावली हो गई। अब आज हो गया पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में बांटा गया। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, जो हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। तो आ जाओ आगे। अब आगे बढ़ा अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब बेटा दो भागों में बांट लियो, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इनमें अपना पढ़ना शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और आज की अपने लास्ट स्लाइड होने वाली है, उसके बाद पढ़ेंगे हम कल। तो आ जाओ शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इनमें कहीं है, इनमें जिला किसे किसा है? जिला अपने याद रखना है, बीकानेर है, जैसलमेर है, फलोदी है, बाड़मेर और बालोतरा है। यह हो गया। फिर बाद इनमें कहीं ध्यान रखना अपने न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम, जैसलमेर, मोस्ट इंपोर्टेंट जगह है ये। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम, जैसलमेर। ठीक है। और वनस्पति रहित है। न्यूनतम वर्षा तो वनस्पति होने का सवाल ही नहीं है। तो किस जगह ये? वनस्पति रहित क्षेत्र है, और नाम क्या है? सम। सम यानी एकदम समान है, कोई वनस्पति नहीं है। धूड़ है तो कोई धूड़ है, कोई रेतड़ है। ठीक है, सम हो गया वनस्पति रहित क्षेत्र। उसके बाद तो लाठी सीरीज, ये कहां पर है सर? जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत जल भट्टी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 80 किलोमीटर लंबी भूमिगत जल भट्टी, वो भी मीठे पानी की है सर, मीठे पानी की है। 2007 में काजरी एक संस्था है जिसके वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। इसमें अब ये बात याद रखना, जो भी बताना चाह रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सेवण, दामन, कर्ण, जो कि बहुत स्वादिष्ट घासें हैं, जो कि पशु दुधारू पशु के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वादिष्ट घासें इसमें पाई जाती है। अब ये लाठी सीरीज है जो कि जैसलमेर के पोखरण मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर तक फैली है। अब ये किसके द्वारा खोजी गई? तो हम क्या लेंगे? काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा। और इसमें घासें कौन कौन सी पाई जाती है? सेवण है, दामन है और कर्ण। तो स्वादिष्ट घासें जो पाई जाती है। उसके बाद चांदन अपने नलकूप, ये चांदन नलकूप है, लाठी सीरीज के पास ही पाया जाता है। किसके पास पाया जाता है? लाठी सीरीज के पास नलकूप है, जिसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा भी कहते हैं। और कहां पर पाया जाता है? ये भी जैसलमेर में। थार का घड़ा भी कहते हैं इसे।
थार का घड़ा जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होता, मतलब नलकूप है। ठीक है। जुरासिक युग की चट्टानें मिली है। कहां से मिली है सर? जैसलमेर और बाड़मेर से। इसे क्या कहते हैं? अक्कलवुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। और मतलब ये अक्कलवुड फॉसिल जो पार्क है ये इसी का उदाहरण भी है, इसी का उदाहरण है। ठीक है सर। उसके बाद अक्कल नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क, यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। मतलब 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जो काष्ठ जीवाश्म है ना, वो इस गांव में आज भी मौजूद है। अक्कल वुड फॉसिल्स अक्कल गांव में, अक्कल गांव में, इसलिए इसको नाम क्या दिया? अक्कल वुड फॉसिल्स पार्क। ये रहा अक्कल वुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है। आगे चलते हैं। बाघ बोल्डर, बाघ बोल्डर, बाघ फड़ौदी में परमीन कार्बोनिफेरस काल में हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष मिले हैं। किस काल के मिले हैं? कार्बोनिफेरस। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि बाघ जो जगह है वहां पर जो गोलाश्म मिले हैं वो किस हिमानीकृत गोलाश्म मिले हैं, वो किस काल से संबंधित है? पहला देगा आपको क्रिटेशियस, दूसरा तीसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? कार्बोनिफेरस काल। आपको सीधे याद रखना है कि भाप है, भाप यानी कि भाप। अब भाप का इंजन कैसे शुरू में भाप का इंजन कैसे चला था? सर कोयले से चला था। और कोयले में क्या होता है कि सर कार्बन होता है। आलो सर याद हो गया आपको, क्या याद हो गया कि बाघ बोल्डर किस काल से संबंधित है? सर कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। क्यों सर? क्योंकि भाप यानी कि भाप, भाप को बना दो भाप। भाप कैसे बनती थी पहले के जमाने में? कि जब सर कोयले को गर्म करते थे, पानी के वो जो पहला जो इंजन बना था उसमें जब कोयले का प्रयोग करते थे भाप बनाने के लिए, जल को वाष्प बनाने के लिए, तो उस कोयले से हमने क्या रखा? कार्बोनिफेरस काल। उसके बाद जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, एकदम मुक्त क्षेत्र है। बालू का स्तूप नहीं मतलब पथरीली चट्टान है या छोटी मोटी पहाड़ियां हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। कौन कौन क्षेत्र है? सर फड़ौदी है, पोखरण है, बालोतरा है। सर ऐसे समझ जाए। चित्र बताओ, अभी बता चित्र में। ये लो सर, हमने बनाते हैं राजस्थान का चित्र एक साइड का। ठीक है सर। अब यहां पर अपने क्या पड़ता है? सर फड़ौदी पड़ गया। ठीक है। उसके बाद पोखरण कहां पड़ता है? सर ये रहा पोखरण, यहां पर पड़ गया। ठीक है। बालोतरा कहां पड़ता है? सर बालोतरा अपना ये रहा इधर पड़ गया। तो ये जो त्रिकोणीय आकार का क्षेत्र है ना, इसके बीच का क्षेत्र ये वाला, ये क्या है? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, हालांकि जैसलमेर में है मान लिया, लेकिन बालू का नहीं है। यहाँ पर छोटी मोटी पहाड़ियां, पथरीली पहाड़ियां हैं। चट्टानी मरुस्थल का भाग है जिसे हमादा भी कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि हमादा क्या है? चट्टानी मरुस्थलीय भाग, थार के चट्टानी मरुस्थलीय भाग क्या कहते हैं? हमादा। ठीक है सर। पश्चिम मरुस्थलीय भाग का 41.50% भाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का 41.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त है, युक्त नहीं है। ये याद रखना हमेशा। ठीक है सर। अब आज जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में ये कहां पर है? सर पश्चिम मरुस्थल का 58% भाग। ठीक है सर। वो कितना था? 41.50%। ये लगभग अपने 60% मान सकते हो। तो एग्जाम में कई बार देता है कि लगभग पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र 60% है। तो अपने को ऑप्शन के हिसाब से ये सही मानना पड़ेगा। ठीक है सर। 58.50% भाग। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर मिलेंगे? सर नॉर्मल सी बात है, जहां पर ज्यादा रेत होगी, जहां पर ज्यादा बालू का स्तूप होंगे, वो अपना एक ही जिला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है सर। अब आज आगे सर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये हम पढ़ेंगे कल।